देखो, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें है, व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड। तो शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। ठीक है। तो वर्टिकल बैलेंस शीट में हमारे दो पार्ट हैं, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा है एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 4 सब पार्ट्स हैं, मेजर हेडिंग्स हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 4 मेजर हेडिंग्स हैं। तो देखो क्या है मेजर हेडिंग्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये सब आता है। फिर सेकंड हेडिंग है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें आपके क्लास 12 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है। और नॉन करेंट लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये सब होता है। करेंट लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये सब। ठीक है। तो 4 मेजर हेडिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। इनको हमें ऊपर नीचे नहीं करना है, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में हमने इन्हें लिखना होता है। ठीक है। फिर है मेजर हेड्स, व्हाट विच मेजर हेड्स विल द फॉलोइंग बी शोन। अभी देखो, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स में, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी आता है शेयर होल्डर्स फंड्स में। शेयर होल्डर्स फंड्स में भी यही दो तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी आपके क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो उसमें भी केवल शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस रहता है। तो शेयर होल्डर्स फंड्स के पार्ट्स हैं, सब हेड्स हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि जिसका मेन हेडिंग है, मेजर हेड है जिसका, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी कंपनी के रिजर्व्स होंगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट वाला पार्ट होगा या लॉस वाला भी पार्ट होगा, तो हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है। तो वो आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो देखो क्या क्या आ सकता है इसमें। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यदि यहाँ प्रॉफिट है तो भी आएगा, लॉस है तो भी आएगा। लॉस होता है तो हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, है ना। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के केस में हम उसे एसेट साइड में लिखते थे, लॉस होता था। लेकिन यहाँ पर कंपनी के केस में हम यहीं पर ही उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच सब हेड विद द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड और शोन।
तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये सब किस हेड में आते हैं? ये आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। सो नॉन करेंट लायबिलिटी के ये पार्ट हैं। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। देखो अभी, नेम द आइटम्स दैट आर शोन अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज का पार्ट था। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ सकता है? तो देखो, एक तो बॉन्ड्स, फिर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स अपने फेस वैल्यू पर आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फिर या तो आपने बैंक से लिए हैं तो ये आ जाएंगे, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स यदि आपने कहीं बाहर से लिए हैं, किसी और से लिए हैं, अदर्स, वो भी आ जाएंगे। और पब्लिक डिपॉजिट भी आपकी एक लायबिलिटी है, तो वो भी आपकी यहाँ पर आएगी। पब्लिक डिपॉजिट नाम से आप इन्वेस्टमेंट मत समझना, ये आपका लायबिलिटी है। ठीक है, सो इट्स डन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट गिविंग रीजंस वेदर ट्रेड रिसीवेबल्स आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स in a balance sheet of a company as per Schedule Third of the Companies Act 2013 in the following cases। तो देखो, इसमें दो चीजें दी हुई हैं, ऑपरेटिंग साइकिल एंड रियलाइजेशन पीरियड। तो हमारा करंट एसेट्स होने के लिए, यदि वो करंट एसेट्स है, तो नंबर 1 कंडीशन है, रियलाइजेशन पीरियड शुड बी लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, और ये इसको ऐसे करते हैं, लेस देन of relation period should be less than operating cycle। और दूसरी कंडीशन है, और रियलाइजेशन पीरियड शुड बी 12 months फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। तो फर्स्ट केस में आपका जो है वो रियलाइजेशन पीरियड है, रियलाइजेशन पीरियड ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल से, तो ऑपरेटिंग साइकिल से कम होना चाहिए था, लेकिन 12 मंथ से कम है, तो ये हो जाएगा करंट एसिड्स। तो क्योंकि हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, एंड रियलाइजेशन पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। सेकंड केस है हमारा, जिसमें हमारा 12 मंथ्स है, और वो ऑपरेटिंग साइकिल से तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो करंट एसिड्स है, क्योंकि रियलाइजेशन पीरियड इक्वल टू 12 मंथ्स। थर्ड में है हमारा 10 से 13 हो गया है, तो रिलेशन पीरियड इज मोर देन, नॉन करंट हो गया।
इसने ना फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना सेकंड को किया, सो रियलाइजेशन पीरियड इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल। 4 operating cycle and more than 12 months from बैलेंस शीट डेट। ठीक है, फिर फोर्थ आएगा, फोर्थ में 14 से 13 हो रहा है, मतलब रिलेशन पीरियड कम है। सो करंट एसेट्स रियलाइजेशन पीरियड इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल। फिफ्थ है रिलेशन पीरियड ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल से और 12 से भी ज्यादा है, सो नॉन करेंट। रियलाइजेशन पीरियड is more than operating cycle and more than 12 months। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट गिविंग रीजंस वेदर ट्रेड पेबल्स आर क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी देखो, ये जो पेमेंट पीरियड है वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम होना चाहिए। यदि वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम है तो फिर आपको वो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, और यदि वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम नहीं है तो फिर उसे 12 से कम होना चाहिए, तो तब फिर वो उसे हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, अदरवाइज वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो केस 1 है जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल 10 और पेमेंट पीरियड 11 है, ये नहीं ये ज्यादा है, तो ये तो नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, लेकिन ये 12 से कम है इसलिए ये करंट लायबिलिटी है। सो केस 1, ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10, पेमेंट पीरियड आपका 11, तो 10 से 11 हो रहा है ना, यानी कि पेमेंट पीरियड ज्यादा है, तो नॉन करंट होना चाहिए था, लेकिन हम इसे करंट लायबिलिटी बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा इससे ज्यादा है, 12 से कम है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी है बिकॉज, देखो हम बोल रहे हैं पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम होना चाहिए, सो पेमेंट पीरियड इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल, बट पेमेंट पीरियड, फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं की लेकिन पेमेंट पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स, इसलिए हमारा ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है, फिर देखो केस 2 देखेंगे हम। केस 2 में है 10, फिर ये है 12, तो अभी देखो पेमेंट पीरियड तो ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल से,
तो फिर ये तो जाएगा नॉन करंट में, लेकिन पेमेंट पीरियड जो है वो इक्वल है 12 मंथ्स की। ठीक है, तो लेस देन हो या इक्वल हो तो फिर वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अब हम करेंगे केस नंबर 3, जिसका 10 है और इधर 13 है। इधर 10, इधर 13। तो आप देखोगे पेमेंट पीरियड तो ज्यादा है। मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल एंड पेमेंट पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। सो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखो इधर 14 है और 13 है। सो जो पेमेंट पीरियड है वो आपका लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल है। तो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो रही है कि पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। तो ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर फिफ्थ है आपका, जिसमें आपको 15 और 16 है। 15 और 16। तो आपका देखो पेमेंट पीरियड वो तो ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल से, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। एंड पेमेंट पीरियड वो भी ज्यादा है 12 मंथ से, तो ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन करेंट लायबिलिटी। डन।